हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस को जो 1.4 पॉइंट है वन एवं वन्य प्राणी, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वन एवं वन्य प्राणी उपयोगिता व संरक्षण। भूतल का वह विस्तृत क्षेत्र इसमें प्राकृतिक वनस्पति के रूप में वृक्षों की प्रधानता है, वन कहलाते हैं। मतलब हमारी धरती का वह विस्तृत यानी कि फैला हुआ क्षेत्र जिसमें अधिक संख्या में वनस्पति के रूप में वृक्षों की सघनता हो, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हो, वो क्या कहलाते हैं? वन कहलाते हैं। वन प्रकृति की अमूल्य देन है, यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ऐसा अनुमान है कि प्रारंभ में पृथ्वी का 1/4 भाग यानी कि लगभग 25% भाग वनों से ढका हुआ था, किंतु मानव विकास के साथ खेती, आवास तथा कल कारखानों के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु वनों की बड़े पैमाने पर कटाई कर दी गई। फलस्वरूप अब पृथ्वी के केवल 15% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जानते ही हैं कि आजकल वनों की कटाई के कारण ही अनेक कारखाने खुल रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोली जा रही हैं, भवन मकान का निर्माण हो रहा है और इंसान यानी कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को काटता हुआ जा रहा है। इन्हीं वनों के काटने के कारण हम जानते हैं कि जो वन होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, इनमें वर्षा के बादलों को खींचने की शक्ति होती है। तो इसीलिए आज हमारे देश में वर्षा का या पानी का कमी आ गई है। प्राकृतिक वनस्पति किसी स्थान की स्थिति, जलवायु तथा वहां पाई जाने वाली मिट्टी पर निर्भर करती है। स्थिति, जलवायु तथा मिट्टी की परिस्थितियां एक समान न पाए जाने के कारण प्राकृतिक वनस्पति के वितरण में काफी विभिन्नता है। भारत में जलवायु की विविधता में धरातलीय असमानताओं के कारण विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। वनों की इतनी विविधता विश्व के किसी अन्य देश में नहीं मिलती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में पेड़ पौधों की लगभग 47,000 प्रजातियां हैं। 5,000 प्रजातियां तो ऐसी हैं जो केवल भारत में ही मिलती हैं। वितरण के आधार पर भारतीय वनों के निम्नलिखित प्रकार हैं। तो इसमें हमने ये सीखा कि भारत में अलग अलग प्रकार की जलवायु विविधता, धरातलीय असमानताओं के कारण अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और वनों की इतनी विविधता, मतलब इतने सारे वन और इतने सारे पेड़ पौधे की जो प्रजातियां होती है वो केवल भारत में ही मिलती हैं। लगभग हमारे देश में 47,000 प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की, और 5,000 प्रजातियां तो ऐसी है जो केवल हमारे भारत में ही मिलती हैं। तो वितरण के आधार पर भारतीय वनों के निम्नलिखित प्रकार के वन कितने प्रकार के होते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा होगा मानसूनी वन यानी कि आर्द्र मानसूनी वन और शुष्क मानसूनी वन, तीसरा हो जाएगा आपका मरुस्थलीय वन, चौथा हो जाएगा आपका डेल्टाई वन और पांचवा हो जाएगा आपका हिमालय पर्वतीय वन। अब पिछली क्लास में हम लोग वन और वन्य जीवों का विवरण पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का महत्व। हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे वन सपोर्ट करते हैं या सहारा देते हैं, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वन एक संपत्ति है। भारत में वन संपदा देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 20.64% है। यह विश्व के वन क्षेत्र का लगभग 1.7% है। देश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.11 हेक्टेयर है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं जिनका वितरण एक समान नहीं है। इन वनों में कठोर लकड़ी के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। जो कठोर लकड़ी होती है, जैसे फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए हमारे घरेलू काम में जो आती है, वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। और भारत में लगभग वन संपदा के 20.64%, लगभग 21% भाग पर हमारे जो है वन पाए जाते हैं। डॉक्टर P.A. चटर्वक के शब्दों में अगर हम पढ़ें तो वन राष्ट्रीय संपत्ति और सभ्यता के लिए इनकी नितांत आवश्यकता है। ये केवल लकड़ी ही प्रदान नहीं करते बल्कि कई प्रकार के कच्चे माल, पशुओं के लिए चारा तथा राज्य के लिए आय भी पैदा करते हैं। इसके परोक्ष लाभ तो और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। मतलब डॉक्टर जो P.A. चटर्वक हैं, उन्होंने कहा कि वन एक राष्ट्रीय संपत्ति है और सभ्यता के लिए इनकी नितांत आवश्यकता, मतलब मानव जीवन के लिए, अस्तित्व के लिए इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कि वनों से हम केवल लकड़ी ही नहीं, अनेक खाद्य पदार्थ जीव जंतुओं के लिए, मानव के लिए, साथ ही साथ उपजाऊ लकड़ी, जो हमारे घरेलू काम में आने वाली लकड़ी है, इसके अलावा अनेक ऐसे पदार्थ जो हमें वन से या पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। प्रकृति प्रेमी वेकन ने कहा कि वनों से हम ऑक्सीजन, पानी, भोजन, जलवायु, भू क्षरण को रोकने की क्षमता और लकड़ी प्राप्त करते हैं। वृक्ष लगाना केवल आर्थिक दृष्टि से उपयोगी वरन पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। हम जानते हैं कि पर्यावरण को शुद्ध करने में वनों का बहुत अधिक महत्व होता है, पेड़ पौधों का अधिक महत्व होता है, इसलिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वनों के महत्व को 2 भागों में बांट सकते हैं, पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। पहला है वनों से प्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हमारे सामने होते हैं, जो हमें नजर आते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, ऐसे लाभ जो है वनों के प्रत्यक्ष लाभ कहलाते हैं। पहला हो जाएगा आपका लकड़ी की प्राप्ति। वनों से प्राप्त लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन है। वृक्षों से सागौन, साल, शीशम, चीड़, देवदार, आबूनस, चंदन आदि लकड़ी मिलती है। लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है।
दूसरा, सहायक उपयोग की प्राप्ति। वनों से सहायक उपयोग के रूप में लाख, चमड़ा, गोंद, शहद, कत्था, मोम, छाले, बांस व बेंत, जड़ी बूटियां और जानवरों के सींग आदि मिलते हैं। ये लाभकारी उद्योगों के आधारभूत तत्व हैं जो अधिकतर उद्योग लगाने के काम में आते हैं। आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री। वनों से प्राप्त लकड़ी, घास, सनोवर तथा बांस से कागज उद्योग, चीड़, स्प्रूस तथा सफेद सनोवर से दियासलाई उद्योग, लाख से लाख उद्योग, मोम से मोम उद्योग, महुआ की छाले व बबूल से गोंद, चमड़ा उद्योग, चंदन, तारपीन और केवड़ा से तेल उद्योग, जड़ी बूटियों से औषधि उद्योग विकसित हुए हैं। तो इन्हीं पेड़ पौधों की सहायता से ये सारे उद्योग चलते हैं और इंसान अपनी आमदनी प्राप्त करता है, और इंसान की आमदनी प्राप्त करने से उस देश के लिए, राज्य के लिए भी आमदनी प्राप्त होती है। जानवरों के लिए चारागाह। वन क्षेत्र उत्तम चारागाह स्थल है। वनों से जानवरों के लिए घास व पत्तियां मिलती हैं। रोजगार प्राप्ति। वनों पर 7.8 करोड़ व्यक्तियों की आजीविका आश्रित है। वनों से जो कच्चे पदार्थ मिलते हैं उनसे बहुत से उद्योग चल रहे हैं और करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। वनों से प्राप्त लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, लकड़ी से बनी कलात्मक वस्तुओं को निर्यात करने से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है या मिलती है। लघु उद्योगों में सहायक। वनों से प्राप्त वस्तुओं जैसे तेंदुपत्ता, बेंत, शहद, मोम आदि से लघु उद्योगों का विकास हुआ है। छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, तेंदुपत्ता, बेंत हो गया, शहद हो गया या मोम का व्यवसाय हो गया, इससे इन छोटे छोटे लघु व्यवसायों का विकास भी हुआ है। सरकार को राजस्व। सरकार को वनों से राजस्व रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपए की प्राप्ति होती है। वर्तमान में यह राजस्व लगभग 670 करोड़ रुपए वार्षिक है। तो लगभग इतने 670 करोड़ रुपए वार्षिक जो है सरकार को वनों से ही मिल जाते हैं। वनों से अप्रत्यक्ष लाभ। अब ऐसे अप्रत्यक्ष लाभ जो हमें दिखाई नहीं देते या हम देख नहीं सकते हैं, जिनका हम अनुभव ही कर सकते हैं। J.S. कॉलिंस ने कहा है कि वृक्ष पर्वतों को थामे रहते हैं, वे तूफानी वर्षा के प्रभाव को कम करते हैं, नदियों को अनुशासन में रखते हैं, झरनों को बनाए रखते हैं और पक्षियों का पोषण करते हैं। वनों के अप्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित हैं। अप्रत्यक्ष लाभ उन्हें कहते हैं जैसे पेड़ पौधों को, जो मिट्टी को बनाए रखना, मृदा की कटाव को रोकना, वृक्षा में सहायक होना, झरनों को बनाए रखना, नदियों को अनुशासन में रखना, पेड़ पौधों पक्षियों को भोजन देना, ये सारे वनों के अप्रत्यक्ष लाभ हैं। मिट्टी के कटाव में कमी। पहला पॉइंट है मिट्टी के कटाव में कमी। वनों के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह नहीं बह पाती, इससे मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी नहीं होती एवं मिट्टी उपजाऊ भी बनी रहती है। ये वनों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। जलवायु को सम बनाए रखना। वन हवाओं के प्रभाव को कम करते हैं। ठंडी और गर्म हवाएं वन क्षेत्र की जलवायु को समशीतोष्ण बनाए रखती है। मतलब समशीतोष्ण मतलब कुछ ठंडा बनाकर रखती है। बाढ़ नियंत्रण में सहायक। वन पानी के वेग को कम कर देते हैं, बाढ़ के पानी को सोख लेते हैं। बाढ़ का पानी वन क्षेत्रों में फैलकर धीरे धीरे नदियों में आ जाता है, इससे बाढ़ नियंत्रण होता है। हम ये भी जानते हैं कि बाढ़ को नियंत्रण करने में भी पेड़ पौधे और वन जो है वो सहायक होते हैं। रेगिस्तान के प्रसार पर रोक। सरदार पटेल ने कहा था कि यदि रेगिस्तान के बढ़ते हुए प्रसार को रोकना है और मानव सभ्यता की रक्षा करनी है तो वन संपदा के क्षय को अवश्य रोकना होगा। वृक्षारोपण से रेगिस्तान का प्रसार रुकता है। अगर हम वृक्षारोपण करेंगे तो अधिक मात्रा में हरियाली पैदा होगी, अधिक मात्रा में वन जो है मिट्टी को पकड़ कर रखेंगे और वह मिट्टी उपजाऊ होगी और इससे जो मिट्टी है या जो हमारा क्षेत्र है वह रेगिस्तान में बदलेगा नहीं और पशुओं को, इसके साथ साथ ही मानव को जीवन जीने में सहायता मिलेगी। वर्षा में सहायक। वनों को वर्षा का संचालक भी कहा जाता है। वन बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिससे वर्षा होती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही समझ चुके हैं कि वनों में और पेड़ पौधों में ऐसी शक्ति होती है कि ये वर्षा के बादलों को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं जिससे वर्षा होती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि वन वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। जल स्तर में वृद्धि। वन देश के कुओं, तालाबों, नदियों, झरनों आदि में पानी का स्तर बढ़ा देते हैं जिससे इसमें पानी बना रहता है। पानी का स्तर बना रहे इसलिए इसमें भी वन हमारी सहायता करते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि। पेड़ पौधे की पत्तियां वन क्षेत्रों में गिरती है और सड़ गलकर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करती है। ऑक्सीजन की मात्रा पर प्रभाव। वन ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में सहायक होते हैं। यदि वृक्षों के कटाव की वर्तमान स्थिति बनी रही तो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन के अभाव में मानव समुदाय संकट में पड़ जाएगा, इसलिए वृक्षारोपण को
प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा, हम जानते हैं कि वृक्ष जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हमारा मानव जीवन इस धरती पर संभव हो पाया है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि वन ऑक्सीजन बढ़ाएं, हमें प्राणवायु मिलती रहे, प्राणवायु देते रहे, तो इसलिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में वन लगाने चाहिए या वृक्षारोपण करना चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्य, वनों से देश के प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। वन देशी विदेशी सैलानियों को भी आकर्षित करते हैं। भारत में वनों का संरक्षण, भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1894 में वन नीति अपनाई थी, जिसके अनुसार वनों की देखरेख एवं विकास हेतु हर राज्य में वन विभाग की स्थापना की गई। इस नीति के 2 प्रमुख उद्देश्य थे, राजस्व प्राप्ति और वनों का संरक्षण। पहला पॉइंट था स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने 1950 में केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की। वनों के संबंध में नवीन नीति बनाई गई, जिसकी 4 प्रमुख बातें थी। पहला, वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33.3% करना, नए वनों को लगाना, वनों को सुरक्षित करना, और चौथा लास्ट पॉइंट है वनों के संबंध में अनुसंधान करना। तो वन से रिलेटेड ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए ताकि वनों को बचाया जा सके या उनका संरक्षण किया जा सके। दूसरा पॉइंट है 7 दिसंबर 1981 को नवीन वन नीति घोषित की गई, जिसके 3 लक्ष्य थे। पहला, पर्यावरण में स्थिरता लाना, जीव जंतुओं वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करना। तीसरा, लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना। और इस वन नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित थी। जो 7 दिसंबर 1981 नवीन वन नीति घोषित की गई थी, उसमें 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। पहला था पर्यावरण में स्थिरता। पर्यावरण में स्थिरता लाने के लिए जो पर्यावरण आजकल का हमारा जो टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है, अचानक से कम हो जाता है, कभी बारिश होती ही नहीं है, तो इस तरीके से पर्यावरण में स्थिरता लाने के लिए वन लगाने के लिए 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए। पर्यावरण में स्थिरता लाना, जीव जंतुओं वनस्पति से प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करना, जीव जंतुओं को बचाकर वन और वनस्पति जैसी संपदाओं को बचाना भी दूसरा लक्ष्य था। और तीसरा था लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना। ये सभी उस नवीन वन नीति में घोषित किया गया। पहाड़ी घाटियों व नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वन बढ़ाए जाएं, जंगलों पर आदिवासी व गरीबों के पारंपरिक हक बरकरार रखे जाएं, वनों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए और वर्तमान वनों को कटाई से बचाया जाए, पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जाए। पहाड़ी घाटियों नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में जहां जहां जल अधिक मात्रा में इकट्ठा होता है वहां पर वन बढ़ाए जाएं, अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाए जाएं। जंगलों पर आदिवासी और गरीबों के, जो आदिवासी होते जो गरीब लोग होते हैं वनों पर ही पूरी तरीके से आश्रित रहते हैं, उनकी लकड़ी वगैरह को काट कर जंगल में बाजार में जाकर बेचते हैं और उनसे होने वाली जो आय होती है उससे वे अपनी आजीविका चलाते हैं। तो इसलिए उन पर उनका हक बरकरार रखा जाए, उनकी हर संभव मदद की जाए। वनों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए, किस तरीके से हम वन को बढ़ा सकते हैं, पेड़ अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगा सकते हैं, उस तरफ ध्यान दिया जाए। और वर्तमान में जो वनों की कटाई हो रही है, अंधाधुंध कटाई हो रही है, उसको रोका जाए ताकि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखा जा सके। वन संसाधन की मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं? तो वनों का क्षेत्रफल कम होना, वनों के क्षेत्रफल कम हो गए हैं, वनों का ऊंचे पहाड़ों पर होना, वनों का असमान वितरण होना, परिवहन संबंधी कठिनाइयां, परंपरागत तकनीक का अभाव होना और शहरीकरण से वनों की समाप्ति और वनों की आग। इस तरीके से हम वन संसाधन की प्रमुख समस्याएं हैं जिनसे हमें निपटना होगा और अधिक से अधिक मात्रा में वन लगाने होंगे। उद्योगों को रियायती दर पर वन उत्पाद प्राप्त करने पर रोक लगाई जाए। जो उद्योग है वो रियायती दर पर वन उत्पाद जिनको मिल रहा है उनको अधिकतर रोक लगा देनी चाहिए। ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को छोड़कर वन पर आधारित उद्योगों को इजाजत न दी जाए। ग्रामीण व आदिवासी इलाकों के लोगों को ईंधन, चारा, छोटी इमारती लकड़ी की पूर्ति पर ध्यान दिया जाए ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूर्ति उनको हो सके। तीसरा है वर्ष 1988 की घोषित राष्ट्रीय वन नीति को क्रियाशील बनाने के लिए 1999 में एक 20 वर्षीय राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना लागू की गई। वन विकास के लिए निम्न कार्य भी किए जा रहे हैं। क्या क्या? पहला, केंद्रीय वन आयोग की स्थापना। तो केंद्र सरकार ने 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। इसका कार्य आंकड़े और सूचना एकत्रित करना, तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना, बाजारों का अध्ययन करना और वन विकास में लगी संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करना है। तो इस तरीके से पूरी जो काम था वो केंद्र ने अपने हाथ में ले लिया और किस तरीके से वन की हम संरक्षण कर सकते हैं इस ओर ध्यान दिया गया। दूसरा है भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन। वनों में क्या क्या वस्तुएं उपलब्ध है उनका पता लगाने तो 1971 में इस संगठन की स्थापना की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन की स्थापना सन 1971 में की गई थी। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना। देहरादून में वनों से प्राप्त वस्तुएं वनों के संबंध में अनुसंधान और शिक्षा देने के लिए संस्था को स्थापित किया गया। इसके 4 क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु, कोयम्बटूर, जबलपुर व बुरनोहट है।
काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। राज्य सरकार के वन अधिकारियों और कर्मचारियों को लकड़ी काटने का प्रशिक्षण देने के लिए सन 1965 में देहरादून में काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया कि किस तरीके से हम लकड़ी को काटकर उनका उपयोग कर सकते हैं। राज्य वन विकास निगमों की स्थापना। राज्यों में वनों की कटाई को ठेके पर देने की प्रथा थी। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर वनों की कटाई हेतु वाणिज्यिक वन विकास की स्थापना 19 राज्यों में की गई थी। राज्यों को वनों से होने वाली प्राप्त आय और उसको जो ठेके पर देने वाली प्रथा के कारण ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया और फिर वाणिज्यिक वन विकास की स्थापना की गई, जो कि लगभग 19 राज्यों में की गई है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना। वन संसाधन और प्रबंधन व्यवसाय की नवीन बातों की जानकारी देने हेतु 1978 में स्वीडिश कंपनी की सहायता से भारत के अहमदाबाद में संस्थान की स्थापना की गई है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की है। यहाँ पर अनुसंधान व केस स्टडी के आधार पर वन प्रबंधन में स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाती है। वन संरक्षण अधिनियम। 1980 में भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित करके किसी भी वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं करने का प्रावधान निश्चित किया है। सरकार ने वनों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला सुरक्षित वन, दूसरा राष्ट्रीय वन, तीसरा ग्राम्य वन, चौथा वृक्ष समूह। प्रबंधन की दृष्टि से वनों के 3 वर्ग हैं: आरक्षित वन 52%, सुरक्षित वन 32% और अवर्गीकृत वन 16%। वन महोत्सव। वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने और जनता में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए भारत के तत्कालीन कृषि मंत्री श्री के.एम. मुंशी ने 1950 में वन महोत्सव अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन प्रारंभ किया। प्रतिवर्ष देश में 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सामाजिक वानिकी। विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता से वृक्षारोपण की योजना शुरू की गई है। इसमें चक वानिकी, विस्तार वानिकी और शहरी वानिकी के अंतर्गत खेतों, सड़कों, रेल लाइन के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है, जहां अधिक मात्रा में वृक्ष यानी कि पेड़ लगाए जाते हैं। हर बच्चे के लिए एक पेड़। स्कूलों व कॉलेजों में नारा विकसित किया गया है। वन महोत्सव का प्रचार प्रसार। वन्य प्राणी विलुप्त हो रहे वन्य प्राणी। वनों के साथ साथ वन्य जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। वन्य जीवों से मांस, खान, हाथीदांत आदि प्राप्त होते हैं। वन के साथ साथ मानव वन्य प्राणियों का भी बेदर्दी से विनाश किया है। इससे वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। बाघ, सिंह, हाथी, गेंडे आदि की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। आने वाले कुछ ही वर्षों में वन्य प्राणियों की कुछ प्रजातियां पूर्णतः लुप्त हो जाने का भय है। इन्हें पर्यावरण संतुलन के लिए बचाना आवश्यक है। तो वन्य प्राणी विनाश हेतु उत्तरदायी कारण क्या क्या होते हैं वे हम समझेंगे। बड़े पैमाने पर वनों का विनाश, विविध उद्देश्यों से वन्य प्राणियों का शिकार, अलग अलग तरीके से वन में रहने वाले जीव जंतुओं का शिकार होना शुरू हो गया है। पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण भी अनेक जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। जीवों के प्रति घटती दया भावना, लोगों में आजकल दया भावना नहीं है, वे बेरहमी से उन जानवरों को मारते हैं। कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल जो है जानवरों से ही हमें प्राप्त होता है और मानव समुदाय की उपेक्षापूर्ण सोच के कारण भी जो है वन्य जीवों का विनाश हो रहा है। वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय। वन्य प्राणियों को विनाश से बचाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। पहला है वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना नुकसान पहुंचाए प्रबंधन इत्यादि कार्य करना। मतलब उनके जो आवास निवास स्थान है उनको बचाकर रखना और उन्हें उचित प्रबंध के द्वारा उनको सहायता करना। वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। वन्य जीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर हम उनकी संख्या को स्थिर कर सकते हैं। वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना। लुप्त हो रहे जीवों का पुनर्स्थापन के लिए राष्ट्रीय पार्क अभियानों की स्थापना करना। वन्य जीवों के प्रति लोगों के रवैये में परिवर्तन हेतु शिक्षा और जागरूकता विकास करना कि वन जीवों के प्रति हम उदार रहें, उनमें हमारे अंदर दया भावना रहे। वन जीव प्रबंधन की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना। ये सभी वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय किए जा सकते हैं। ये यहाँ राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य दिए गए हैं, वो कौन से राज्य में पाया जाता है और पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजातियां कौन कौन सी है, ये सभी यहाँ पर इस टेबल में दिया गया है। आप इसे ध्यान से पढ़े और समझें। बाघ एवं हाथी परियोजना। 1973 में देश में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। इसके मुख्य उद्देश्य की बाघों की व्यवहारिक संख्या से आश्वस्त होते हुए संरक्षित करना है। हाथियों को सुरक्षित करने के लिए देश में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई। देश में 14 हाथी परियोजनाएं चल रही है। जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। देश में पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में आनुवंशिक विविधता को सुरक्षित करने के उद्देश्य से जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है। वर्तमान में देश में 14 जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, जो कि इन सभी विषय से रिलेटेड परियोजनाओं पर सरकार काम कर रही है।
तो इस तरीके से ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। इस लेसन के जो अभ्यास प्रश्न हैं और वो सारी जो एक्सरसाइज हैं, प्रश्नोत्तर वगैरह, वो सभी हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा।